गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीओपीडी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। लंग्स के स्मॉल एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। क्रोनिक इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम से ये डिजीज लॉन्ग टाइम में डेवलप होती है। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड एयर फ्लो लिमिटेशन। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। इसका ऑनसेट सडन नहीं होता है, इसका ऑनसेट इंसीडियस होता है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। जब ये डिजीज होती है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो कफ आता है, साथ में डिस्निया आता है, स्पुटम प्रोडक्शन आता है। स्पुटम प्रोडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है, एयर फ्लो लिमिटेशन होता है। साथ ही साथ एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आती है, खास करके एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक इनक्योरेबल डिजीज है। इसको ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में मेनली ये डिजीज आती हैं: क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा क्रोनिक सीओपीडी में तब आता है जब ये क्रोनिक टाइप का होता है। जब ये क्रोनिक होगा तभी ये सीओपीडी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, अदरवाइज सीओपीडी में इसको काउंट नहीं करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? अगर 3 महीने तक, 2 साल तक ऐसा हो, 3 महीने कंटिन्यू, 3 3 महीने करके 2 साल ऐसा हो कि प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, कफ के साथ म्यूकस आ रहा है, तो उसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्चुअली एयरवेज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है। म्यूकस के कलेक्शन की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इम्फाइसीमा में क्या होता है? इम्फाइसीमा में एयरवेज, ये जो होते हैं, जो हमारे ब्रोंक्योस और एल्वेलाई होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। और एयर स्पेसेस जो होते हैं, जो ये हमने डायग्राम में शो किया है, ये रेड कलर से हमने एयर वेज शो किया हुआ है और ये ब्लैक कलर से हमने लंग पैरेन्काइमा को शो किया है। तो लंग पैरेन्काइमा का साइज बढ़ जाता है, लेकिन एयरवेज का साइज कम हो जाता है, और जिसकी वजह से इम्फाइसीमा हो जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है? ये एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें डिस्निया के पैरोक्सिज्म आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा क्या होता है कि ये डिजीजेस आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। कभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ इम्फाइसीमा आ गया, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ ब्रोंकियल अस्थमा आ गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों डिजीजेस एक साथ ओवरलैप कर जाती हैं। तो आइए देखते हैं अब एटियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ सीओपीडी के बारे में। एटियोलॉजी में हम देखते हैं कि कॉजेज क्या हैं, और एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सीओपीडी का। तो इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉज होता है सीओपीडी का, स्पेशली जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, 10 साल 15 साल से स्मोकिंग करते आए हैं, या ऐसे लोग जो कैनबिस की स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग में इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितने साल से करते आ रहे हैं, कितने अमाउंट में कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर 20 पैक्स पर ईयर से ज्यादा अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको सीओपीडी होने का चांस ज्यादा होता है। स्मोकिंग जो है डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़ा कॉज होता है सीओपीडी डेवलप करने का। स्पेशली हमारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी काफी कॉमन होता है। 2020 का डेटा है जिसमें सीओपीडी स्मोकिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड डेथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण बना था। उसके बाद आती हैं हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती हैं। हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एयर की क्वालिटी सही नहीं है, या बायोमास फ्यूल बर्न करते हैं, बायोमास फ्यूल का आप कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, और एनिमल डंग हो गया, ये बायोमास फ्यूल में आता है। या एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की अबेंडेंस है, जिसकी वजह से भी सीओपीडी होने का खतरा बढ़ जाता है।
या बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो रहा है, या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है, या माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से भी सीओपीडी का खतरा बढ़ जाता है, या एडिनोवायरस इन्फेक्शन की वजह से भी सीओपीडी का खतरा बढ़ जाता है, एचआईवी की वजह से भी, एचआईवी भी एक कॉज है सीओपीडी का। ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन से रिलेशन होता है, ऐसे लोग जो कोल माइंस में वर्क करते हैं या ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, उनमें भी सीओपीडी होने का चांस काफी रहता है। फैमिलियल या जेनेटिक कॉजेज में है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे सीओपीडी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। नॉर्मल कंडीशन में हमारे एल्वेलाइज के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन जब काफी सालों से कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, काफी सालों से स्मोकिंग कर रहा है, तो ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई में जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन जो है स्लगिश हो जाता है। सिलिया का फंक्शन स्लगिश हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस कलेक्ट होने लगता है। म्यूकस कलेक्शन होता है तो वहां पर फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और यहाँ पे प्रेजेंट गॉबलेट सेल्स में हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होने लगता है और वो म्यूकस यहीं पर कलेक्ट हो जाता है, वो म्यूकस यहीं पर कलेक्ट हो जाता है। फिर ये म्यूकस ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगता है, एयर के पैसेज में, एयर के कंडक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगता है, जिसकी वजह से फिर डिस्निया, कफ और म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है। जब यहाँ पर म्यूकस कलेक्ट होता है तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने लगता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हैम्पर हो जाता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटने लगता है, जिसकी वजह से डिस्निया होने लगती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में FeV1 बाई FVC की वैल्यू 70% से कम हो जाती है। FeV1 का मतलब ये है फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितनी हम एयर को एक्सहेल कर सकते हैं वो FeV1 होता है। और FVC होता है फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना अमाउंट हम गैस का बाहर निकाल सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, वो होता है। तो जब इसका रेशियो अगर 70% से कम हो जाता है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में ऐसा होता है कि 70% से इनका रेशियो कम हो जाता है। ये हमने ब्रोंकाई की लेयर्स का डायग्राम बनाया है, जिसमें ये हमारी एपिथेलियम है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एपिथेलियम के ऊपर सिलिया है। ये हमारे म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जो कि ब्रोंकाई के सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज है जो कि ब्रोंकाई के ऊपर लाइन होती है और ये पेरिकॉन्ड्रियम है। तो जब किसी को सीओपीडी होता है तो हमने आपको बताया था म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इनका साइज बढ़ जाता है, साइज बड़ा हो जाता है।
इसमें हमने एपिथेलियम को ए से शो किया है, ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है जिसकी थिकनेस को हमने बीसी से शो किया है, और ये कार्टिलेज है जिसको हमने डी से डिनोट किया है। नॉर्मल कंडीशन में BC बाई AD 0.4 होता है, लेकिन जब यही रेशियो BC बाई AD 0.5 के ऊपर चला जाए तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में होता है। BC क्या है? BC जो है थिकनेस ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, और AD क्या है? AD इज द थिकनेस बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। जब इसका रेशियो 0.4 होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन अगर BC बाई AD का रेशियो 0.5 से ज्यादा हो जाए तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में होता है। इसी को हम रीड इंडेक्स कहते हैं, जो कि इससे हम पता लगाते हैं कि किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या नहीं है। अब हम एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लंग्स का डायग्राम है। ब्लैक कलर से हमने लंग पैरेन्काइमा को शो किया है, और रेड कलर से हमने लंग एयरवेज को शो किया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो लंग पैरेन्काइमा होते हैं, लंग एयरवेज पे रेडियल ट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, मतलब बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं टू कीप इट ओपन, ताकि ये कोलैप्स ना हो। लेकिन जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, जब कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है या एयर क्वालिटी सही नहीं है, हमारे लंग्स इरिटेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे एल्वेलाई में प्रेजेंट न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि जो भी स्मोक पार्टिकल्स हमारे लंग्स में गए हैं उनको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम से इरिटेशन हो रहा है, लॉन्ग टाइम से कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो फिर यही न्यूट्रोफिल सिग्नल भेजते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम इलास्टेज को, सिग्नल भेजते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम इलास्टेज को सिग्नल करते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल्स को इनगल्फ करे। लेकिन ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करता है? ये एल्वेलाई की वॉल को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, एल्वेलाई की वॉल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। एल्वेलाई की वॉल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, और ये जो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन फोर्स जो होता है पैरेन्काइमा का, ये खत्म हो जाता है। ट्रैक्शन फोर्स जो है ये खत्म हो जाता है, तो एल्वेलाई क्या करती है? एल्वेलाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और जो एयर स्पेसेस होते हैं, जो लंग्स पैरेन्काइमा होते हैं, ये लूज हो जाते हैं। लंग्स पैरेन्काइमा जो है ये लूज हो जाते हैं, लंग्स पैरेन्काइमा जो है वो लूज हो जाते हैं। लंग पैरेन्काइमा लूज होने की वजह से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे लंग्स मोर कंप्लायंट हो जाते हैं, लंग्स हमारे मोर कंप्लायंट हो जाते हैं, मतलब मोर स्पेस हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम अंदर हवा को इनहेल करते हैं तो ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, हमारे लंग्स जो हैं जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं। और जब एयर को बाहर एक्सहेल करना होता है, क्योंकि हमारे लंग के एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वो कोलैप्स की कंडीशन में आ जाते हैं, इसलिए एयर को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है और रिस्पिरेशन जो है वो क्विक हो जाता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम इलास्टेज की वजह से लंग पैरेन्काइमा लूज हो जाते हैं, और लंग एयरवेज जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो जब लंग पैरेन्काइमा लूज हो जाते हैं तो लंग्स हमारे जो है मोर कंप्लायंट हो जाते हैं, मोर स्पेशियस हो जाते हैं। तो जब भी एम्फाइसीमा का पेशेंट जब भी इनहेलेशन करता है तो उसके लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा फैल जाते हैं। जब एम्फाइसीमा का पेशेंट एक्सहेलेशन की कोशिश करता है, तो क्योंकि लंग्स एयरवेज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए रहते हैं, तो वहां पर कोलैप्स की कंडीशन आ जाती है। लंग्स वेज पहले से ही
कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसमें कोलैप्स की कंडीशन आ जाती है, तो हमारे लंग्स में गैस की ट्रैपिंग होने लगती है, एक्सहेलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, ब्रीदिंग का वर्क बढ़ जाता है, ब्रीदिंग क्विक हो जाती है, जिसकी वजह से फिर डिस्निया होने लगता है। डायफ्राम जो है ये फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। फ्लैट इसलिए होता है क्योंकि लंग्स की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लंग्स मोर कंप्लाइंट हो गया है, मोर स्पेशियस हो गया है, तो इसलिए लंग्स की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो हमारे लंग्स में एयर या जो गैस बची हुई होती है उसी को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो जब भी हमारे लंग्स मोर कंप्लाइंट हो जाते हैं, मोर स्पेशियस हो जाते हैं, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब लंग्स हमारे हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो अगर ऐसा लॉन्ग टाइम तक होता रहता है तो बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाता है। बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाता है एम्फाइसीमा के पेशेंट में, बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाता है। बैरल शेप्ड चेस्ट का मतलब ये है कि जो चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो चेस्ट के लेटरल डायमीटर की या तो इक्वल हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। ऐसा बैरल चेस्ट में होता है, बैरल शेप्ड चेस्ट में होता है, जो कि एम्फाइसीमा के पेशेंट में होता है। अगर बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में एम्फाइसीमा के पेशेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एम्फाइसीमा के पेशेंट में या तो नॉर्मल रहता है या तो बहुत ही मार्जिनली इंक्रीज करता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो या तो नॉर्मल रहता है या तो मार्जिनली डिक्रीज करता है। आइए देखते हैं एम्फाइसीमा के केस में हमारे लंग्स के एयरवेज में कैसे पैथोलॉजी आती है। सपोज दैट ये हमारी एल्वेलाई है और ये एल्वेओलाई है और ये ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल है। तो हमारी एल्वेलाई में स्कैरिंग होने लगती है, इसमें स्कार्स आने लगते हैं, इसमें स्कैरिंग होने लगती है, एल्वेओलर स्कैरिंग होने लगती है। और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स में ब्लेब्स फॉर्म होने लगते हैं, ब्रोंक्यूल्स में ब्लेब्स फॉर्म होने लगते हैं, और ये कई सारे ब्लेब्स मिल करके ये बुल्ला का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लेब्स फॉर्मेशन होता है और यही ब्लेब्स मिल करके बुल्ला का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं तो एयर इसमें ट्रैप होने लगती है, एयर इसमें ट्रैप होने लगती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्निया फील होने लगती है। एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। एस्थमा में क्या होता है कि एल्वेलाई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एल्वेलाई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इस्नोफिल काउंट बढ़ जाता है। इस्नोफिल काउंट बढ़ने की वजह से एल्वेलाई की जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से डिस्निया होने लगती है, जो कि एक्सपायरेटरी कैरेक्टर की, एक्सपायरेटरी नेचर की है। और ये डिस्निया जो है एपिसोडिक होती है, एक समय के लिए आती है, फिर या तो ये अपने आप चली जाती है या ट्रीटमेंट लेने के बाद जाती है। एक्यूट एक्सरसर्बेशंस ऑफ सीओपीडी मतलब ये है कि सीओपीडी के पेशेंट में अचानक से प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना, अचानक से प्रॉब्लम का एग्रावेट हो जाना, ऐसा विंटर्स में ज्यादा होता है। मॉर्निंग में सीओपीडी के पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या सीओपीडी के पेशेंट को कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए, या एयर की क्वालिटी खराब हो जाए, तो उसके सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में साइनोसिस हो जाए, मतलब उसका फेस या लिप्स उसके ब्लू होने लगे, या बॉडी में इडिमा होने लगे, या पेशेंट जो है वो या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, तो वहां पर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी के पेशेंट में हमने पढ़ा था कि डिस्निया होता है, कफ होता है,
म्यूकस का प्रोडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे कि हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में पढ़ा था, वहां पे म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन एम्फाइसीमा में और ब्रोंकियल अस्थमा में म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ कुछ पेशेंट में हेमोप्टोसिस होती है, मतलब लंग्स से ब्लड आता है। लेकिन अगर किसी को हेमोप्टोसिस होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई है या एम्फाइसीमा हो गया। उसके लिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। उसके बाद ही हमें ये सोचना चाहिए कि उसको सीओपीडी है या नहीं है। कुछ पेशेंट में हेलिटोसिस भी देखने को मिलता है। कुछ सीओपीडी के पेशेंट में क्लबिंग ऑफ फिंगर्स नहीं पाया जाता है, फिंगर्स की क्लबिंग नहीं होती है सीओपीडी के पेशेंट में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता है और एम्फाइसीमा के पेशेंट को पिंक पफर्स कहा जाता है। इसका निमोनिक याद करने का ये है, ब्रोंकाइटिस बी से आता है इसलिए ब्लू ब्लोटर्स याद रख लीजिए। एम्फाइसीमा में पी आता है इसलिए इसको पिंक पफर्स के नाम से याद कर लीजिए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को ब्लू ब्लोटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके लिप्स जो है वो साइनोज्ड हो जाते हैं और स्किन में जो है साइनोसिस हो जाती है, एंकल्स में इडिमा हो जाता है। इसी तरीके से एम्फाइसीमा के पेशेंट को पिंक पफर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके लिप्स पिंक हो जाते हैं और ये पर्स लिप्स से ब्रीदिंग करते हैं, पर्स लिप्स लाइक दिस। एम्फाइसीमा के पेशेंट पर्स लिप्स के साथ ब्रीदिंग करते हैं। आइए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ब्लू ब्लोटर्स में और पिंक पफर्स में डिफरेंस क्या है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये 40 इयर्स ऑफ एज के बाद होती है। ऐसे स्मोकर्स, ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं उनमें 40 इयर्स के बाद आता है ये। एम्फाइसीमा 50 इयर्स के बाद आता है, 50 इयर्स के बाद आता है, ये 40 इयर्स के बाद आता है। कंप्लेंट क्या होती है? इसमें डिस्निया होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, कफ होता है। इसमें डिस्निया होता है, म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होता है, कफ कभी कभी आती है, मिनिमल कफ आती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसमें वेट गेन होता है। वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेजी फील करता है, स्लीपी फील करता है, इसलिए यहाँ पे वेट गेन हो जाता है। यहाँ पर लंग्स जो है हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, यहाँ पर ब्रीदिंग का रेट फास्टर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वेट लॉस होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में फिर वही हाइपर कैपनिया की वजह से यहाँ पर इडिमा हो जाता है, यहाँ पर इडिमा नहीं होता है। असेसरी मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं होती है, मसल्स की रिस्पिरेशन की मसल्स यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, यहाँ पर प्रोमिनेंट होती हैं। यहाँ पे नेक वेन्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, वो स्वेल कर जाती है एम्फाइसीमा के पेशेंट में। यहाँ पर साइनोसिस होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में साइनोसिस होता है, यहाँ एम्फाइसीमा के पेशेंट में साइनोसिस नहीं होता है। यहाँ पर पिंक हो जाते हैं, लिप्स पिंक हो जाते हैं। चेस्ट साउंड्स, यहाँ पर नॉइजी रिस्पिरेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे व्हीज और रोंकी जैसी साउंड सुनने में आती हैं। व्हीज जो होती है वो विस्लिंग साउंड होती है और रोंकी जो होती है ये बबलिंग साउंड होती है, जो कि एक फ्लूइड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। क्योंकि यहाँ पर म्यूकस का एक्सेसिव कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से व्हीज और रोंकी जैसी साउंड सुनने में आती हैं। यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट साउंड सुनने को नहीं मिलती है, यहाँ पे हालांकि रैपिड रिस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको रिड्यूस मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपको इंक्रीज मिलेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको रिड्यूस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या तो नॉर्मल रहता है या नॉर्मल से स्लाइटली लेस रहता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर या तो नॉर्मल रहता है या स्लाइटली इंक्रीज रहता है। हीमोग्लोबिन का यहाँ पे अमाउंट नॉर्मल रहता है। टीएलसी यहाँ पर नॉर्मल रहता है, डीएलसी भी यहाँ पे नॉर्मल रहता है। यहाँ पे टीएलसी आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगा और डीएलसी रिड्यूस रहता है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स की वजह से। यहाँ पर लंग कंप्लायंस नॉर्मल रहता है, यहाँ पर लंग कंप्लायंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लंग कंप्लायंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लंग्स पैरेन्काइमा लूज हो जाते हैं, लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे आपको मोर स्पेशियस लंग देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लंग कंप्लायंस इंक्रीज कर जाता है एम्फाइसेमा के केसेस में। चेस्ट एक्सरे की बात की जाए तो यहाँ पर लंग के बेस पे ब्रोंकियोवास्कुलर मार्किंग्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको डर्टी लंग्स कहा जाता है।
यहाँ पर आपको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग मिलेगा, क्योंकि मोर कंप्लायंट होता है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग हो जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड डायफ्राम आपको एम्फाइसीमा के केस में देखने को मिलेगा। अगर एम्फाइसीमा के पेशेंट में अगर बुल्ला फॉर्मेशन हो गया है तो वो भी आपको बुल्ला भी देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में।